दोस्तों नमस्कार। आप लोकतंत्र का जिक्र कीजिए, हम बीजेपी का जिक्र करेंगे। आप संसद का जिक्र कीजिए, संविधान का जिक्र कीजिए, हम आरएसएस और उसकी विचारधारा का जिक्र करेंगे। आप इस देश के ढहते हुए संस्थानों का जिक्र कर लीजिए, लेकिन हम तो आरएसएस से निकले हुए स्वयंसेवकों की कतार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जिक्र करेंगे। आप आवाज लगा सकते हैं कि इस देश के भीतर में तानाशाही है, लेकिन हम तो इस बात का जिक्र करेंगे कि बीजेपी कहां से चली थी और कहां आकर खड़ी हो गई। ये व्यंग नहीं है, ये मौजूदा वक्त में बीजेपी और आरएसएस के भीतर जो लोग मशक्कत कर रहे हैं उनके भीतर की यह आवाज है। चिंता उन्हें बीजेपी की है और आरएसएस की है। इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में खड़ी है वो लोकतंत्र का जिक्र करे, संविधान का जिक्र करे, संस्थानों का जिक्र करे, या फिर इस दौर में स्वतंत्रता और आजादी और तानाशाही का भी जिक्र कर ले। लेकिन पहली बार बीजेपी और आरएसएस के भीतर एक बड़ी कतार यह सोचने को मजबूर है कि बीजेपी है कहां पर, खास तौर से उस वक्त जब इस देश में नरेंद्र मोदी की सत्ता है, साथ में और दूसरा कोई नहीं अमित शाह की मौजूदगी है। लेकिन बीजेपी है कहां पर? राज्य दर राज्य बीजेपी का प्रभाव घट रहा है। तमाम जगहों पर संगठन का मतलब अगर सिर्फ कार्यकर्ताओं की संख्या भर है तो बीजेपी फल फूल रही है, लेकिन कहीं किसी नेता का महत्व, और वह भी जमीनी नेता का जिसका प्रभाव राजनीतिक तौर पर लोगों के बीच होता हो, वह गायब कर दिया गया है। इस दौर में विचारधारा बेमानी सी हो गई है। अगर राज्य दर राज्य परखते चले जाइएगा तो बीजेपी की ऐसी स्थिति 1984 में भी नहीं थी। 1984 जब बीजेपी ने पहला चुनाव लड़ा था और सिर्फ 2 सीट मिली थी, 7.5% वोट मिले थे, बावजूद इसके वह दूसरे नंबर की पार्टी थी। कांग्रेस को 49% वोट मिले और 404 सीट मिली, और बीजेपी को 7.5% वोट में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। सीपीएम भी आगे थी, टीडीपी भी आगे थी, एआईडीएमके भी आगे थी, इंडिपेंडेंट्स भी आगे थे, सिर्फ 2 सीट। बावजूद इसके राज्यवार अगर बीजेपी की स्थिति को 1984 में भी परख लीजिए तो उस समय नेताओं की कतार जो उत्तर प्रदेश के भीतर थी, जो बिहार के भीतर थी, जो उस दौर में मध्य प्रदेश के भीतर थी, राजस्थान में थी, जो पंजाब में खड़े हो रहे थे, जो उस दौर में महाराष्ट्र के भीतर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगे थे, अगर इन तमाम राज्यों को परखते चले जाइएगा तो मौजूदा वक्त में आपका हाथ बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि बीजेपी इन तमाम जगहों से खत्म होती चली जा रही है। बीजेपी जिन राज्यों में है वह दिल्ली के भरोसे है, दिल्ली के नेताओं के चेहरे के आसरे है, उनके केंद्रीय एजेंसियों की ताकत के आसरे है, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं है। और ऐसे में अगर दिसंबर के चुनाव में एक के बाद एक 4 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं टिकती है तो जो बीजेपी के भीतर की खामोशी है वह फूट पड़ेगी, और उसके बाद बीजेपी में जो घमासान मचेगा वो शायद 2024 के अप्रैल और मई के महीने का इंतजार ना करे। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी तो कहीं नहीं थी, तो क्या वाकई बीजेपी अंदर से खोखली हो गई है? दिखाने के लिए पैसा खूब है, बताने के लिए इस दौर में कार्यकर्ताओं की बड़ी कतार है, लेकिन क्या बीजेपी किसी भी राज्य में अपनी मौजूदगी का एहसास यह कहकर करा सकती है कि वहां पर जो नेता हैं उनकी जमीनी ताकत बड़ी जबरदस्त है, उनके पास आरएसएस की विचारधारा है, वो बीजेपी की जमीन से निकले हैं और राजनीति को साध रहे हैं? या फिर इन दोनों तीनों परिस्थितियों से हटकर दिसंबर इसलिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस भी इंतजार कर रही है। दिसंबर आते आते जब 3-4 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव हो चले होंगे तो उसके बाद बीजेपी के भीतर जो घमासान मचेगा वो या तो बीजेपी को तोड़ देगा या फिर कांग्रेस को इतनी मजबूत परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जहां पर समूचा विपक्ष तो दूर, बीजेपी के भीतर भी जिनकी जिंदगी सिर्फ चुनाव और राजनीति के इर्द गिर्द रहती है वह भी कहीं ना कहीं वहां पर भी हड़कंप मच जाएगी। राज्य दर राज्य हमें लगता है आज इन परिस्थिति को समझने की जरूरत है, जहां पर बीजेपी का कोई नेता
इस तरीके का जिक्र करे जिसका जिक्र हम कर गए हैं। और इस दौर में जब मोदी और शाह की सत्ता है तो बीजेपी के पास बचा क्या है? शायद इससे बड़ा बलंडर किसी दौर में नहीं हुआ था, और शायद बीजेपी इतनी अकेली और इतनी खोखली इससे पहले कभी थी भी नहीं। आप दो चार नाम ले सकते हैं जिसमें आप नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे, अमित शाह का नाम लेंगे, हो सकता है जेपी नड्डा भी आपकी जुबान पर आ जाए, लेकिन उसके बाद आपके भीतर सवाल होगा, क्या उत्तर प्रदेश से एक लंबे अरसे तक राजनीतिक जमीन को बिछाने और खड़ा करने वाले राजनाथ सिंह कहीं के नहीं हैं? महाराष्ट्र के भीतर नितिन गडकरी ने जिस सियासत को साधा और जिस तरीके से बीजेपी को खड़ा किया वहां पर, क्या उनकी कोई मौजूदगी वहां पर नहीं है? येदियुरप्पा कर्नाटक से किस तरीके से बाहर किए गए यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश बिहार में कोई नेता, और बिहार के भीतर कौन सा नेता है? सम्राट चौधरी। यानी दूसरी तरफ नेताओं की एक लंबी फहरिस्त आपको नजर आ सकती है। वो सुशील मोदी का आप जिक्र कर लीजिए, रविशंकर प्रसाद का जिक्र कर लीजिए, या फिर कोई भी नाम ले लीजिए जो आरएसएस से निकले हों, जो बीजेपी के साथ जमीन पर राजनीतिक तौर पर मजबूत करने की दिशा में संघर्ष करते हुए निकले हों। उत्तर प्रदेश का जिक्र है, बिहार का जिक्र है, महाराष्ट्र के भीतर का भी जिक्र है। आपके जहन में देवेंद्र फडणवीस एक नाम आएगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस वो किससे मजबूत हैं और किससे कमजोर हैं? पद के लिहाज से उनके पास एकनाथ शिंदे के पीछे खड़ा होना है, और अब तो अजीत पवार भी आगे आकर खड़े हो चले हैं क्योंकि उनके पास महत्वपूर्ण विभाग है। तो महाराष्ट्र भी आपके हाथ में नहीं है, बिहार और यूपी बटे, उत्तराखंड और झारखंड बना, लेकिन यहां पर भी आपकी मौजूदगी उन नेताओं के आसरे नहीं है जिनकी पहचान हुआ करती थी। आप पोखरियाल को याद कर रहे हैं, खंडूरी को याद कर रहे हैं, तो भूल जाइए, आपके पास वह भी नहीं है। आप झारखंड के भीतर किसे याद करेंगे? झारखंड में कोई ताकतवर शख्स आपको नजर आता है जो बीजेपी की राजनीति को मजबूत कर सके? आप थक हार कर दोबारा बाबूलाल मरांडी के पास पहुंच गए, जिनको साजिशों के तहत किसी दूसरे ने नहीं, बीजेपी ने ही दरकिनार किया था। और उसके बाद एक लंबी कतार बीजेपी के साथ रही और रघुवर दास मुख्यमंत्री बना दिए गए दिल्ली के इशारे पर। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा के भीतर आपके पास बीजेपी के पास कौन सा मजबूत शख्स है? क्या वहां पर खट्टर की मौजूदगी राजनीतिक ताकत देती है या महज एक चेहरा भर है? यह कौन सी स्थिति है जिसमें किसी भी राज्य को परखते चले जाइएगा तो सवाल उठते चले जाएंगे। राजस्थान के भीतर घंटों भर बैठक वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ कोई दूसरा नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हैं। उससे पहले बीएल संतोष उन्हें समझाते रहते हैं, लेकिन वसुंधरा कहती है तय तो कीजिए, कुछ बताइए तो, और आप गुटबाजी पर भाषण देते हैं, गुटबाजी पर चर्चा करते हैं कि इसे थाम दिया जाए, सब थम जाएगा, लेकिन तय तो कीजिए। तो क्या इस दौर में मोदी और अमित शाह ने बीजेपी को अंदर से खोखला बना दिया? सिर्फ इस भरोसे जीते रहे कि 4 राज्यों में सरकारें हैं, एक नाम गुजरात का, और गुजरात के भीतर में नेताओं की फहरिस्त आपके सामने कोई नहीं बचेगा। यहां तक कि जो सीआर पाटिल हैं वह भी महाराष्ट्र से आते हैं, जलगांव में जन्म हुआ, सूरत पुलिस में नौकरी करते थे, वहां से सस्पेंड हुए, उसके बाद भी कई आरोप लगाए, लेकिन आज की तारीख में वह अध्यक्ष है। यानी गुजरात की अपना मॉडल, गुजरात की अपनी धारा महाराष्ट्र के हाथों में सौंपी गई है जो सीआर पाटिल हैं। तो क्या वहां पर भी नकेल कसने की कोशिश गुजरात से निकले हुए दिल्ली पहुंचे नेताओं की हो चली है? दूसरा मॉडल उत्तर प्रदेश के भीतर का है, जो किसी के इर्द गिर्द नहीं, योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घुमड़ता है, जो यूपी से नहीं निकले बल्कि जिनकी पहचान उत्तराखंड के भीतर से निकलने की हुई, और वो गोरखपुर मॉडल से निकले हैं, जहां पर आरएसएस का साथ मिला। आरएसएस ने उन्हें साथ दिया क्योंकि अयोध्या का रास्ता बनाना था, बीजेपी शिथिल पड़ गई थी, सब सियासत साधने में लगे थे। वहां से योगी आदित्यनाथ परवान चढ़ते हैं, लेकिन फिर वही सवाल, वह आरएसएस के नहीं है, वह हिंदू महासभा के हैं, और एक बड़ा टकराव वैचारिक तौर पर भी हिंदू महासभा के साथ आरएसएस का भी रहा है, हेडगेवार के दौर में भी और गुरु गोलवलकर के दौर में भी। लेकिन उसके बाद किस राज्य में आप जाना चाहेंगे? आपके सामने अगर पश्चिम बंगाल खड़ा है तो पश्चिम बंगाल के भीतर भी आपने उसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को कमान सौंपी है जिसके विरोध में आप खड़े हैं, शुभेंदु अधिकारी। यही चेहरा, यही पहचान। उड़ीसा के भीतर कौन बड़ा नेता है?
उड़ीसा के भीतर दिल्ली की पहचान और दिल्ली में बीजेपी के बैठे नेताओं की पहचान धर्मेंद्र प्रधान के जरिए, जो एक चुनाव वहां जीत नहीं पाए, एक जिता नहीं पाए। वो कौन सी स्थिति है कि उड़ीसा में बीजेपी कहीं नहीं है, बंगाल में कहीं नहीं है, झारखंड के बीच आपका कोई नेता चेहरा नजर नहीं आता है, बिहार में नजर नहीं आता है, यूपी में आपकी पुरानी कैडर खत्म हो गई, नए कैडर में जिसे खड़ा किया जा रहा है उसमें सब कोई योगी मॉडल के इर्द गिर्द चलना चाहते हैं। राजस्थान के भीतर वसुंधरा को आपने छोड़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह से दरकिनार कर लिया गया, लेकिन कोई चेहरा क्या आप उभार पाए? मध्य प्रदेश के भीतर आप चेक एंड बैलेंस खेलने लगे और ले आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। वहां नहीं चला तो अब पहली बार नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर आए हैं, जो मुरैना से आते हैं, और ये बताने की कोशिश है कि देखिए इनकी पहुंच पकड़ जबरदस्त है खेतिहर किसानों के बीच में, जहां पर मध्य प्रदेश के किसान निकल कर दिल्ली पहुंचे थे और वो आवाज और नारे लग रहे थे तोमर के खिलाफ भी। उन्हें संयोजक बना दिया गया, ये जानते समझते हुए कि अश्वनी वैष्णव तो सिर्फ एक व्यवस्था करने वाले शख्स हैं। जो भूपेंद्र पटेल हैं वो भी अपने तौर पर चीजें कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब पैसों का जोड़ तोड़ होता है तो चीजें अपने अनुकूल रखनी पड़ती है। तो क्या बीजेपी की पहचान इस दौर में, जो पैसा है बीजेपी के खाते में, जो पार्टी के पास पैसा है, जो बड़ी इमारतें हैं और जिले दर जिले बीजेपी का जो ऑफिस खड़ा हो रहा है, वही पहचान है? नेताओं की फहरिस्त इस दौर में कहीं नहीं है। तो किस राज्य में बीजेपी का जिक्र किस रूप में किया जाए? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दिसंबर आते आते क्या हो जाएगा? जो खामोशी इस दौर में अलग अलग नेताओं ने बरती है और बिना आधार वाले नेताओं को जो स्पेस दिया गया है, क्या उसका परीक्षण भी जरूरी है? हो सकता है ये तमाम परीक्षण जरूरी हो, क्योंकि जब हम हर सिलसिले का जिक्र कर रहे हैं तो बीजेपी का नाम पैसे के तौर पर है, संगठन और उसके कार्यकर्ताओं की संख्या के तौर पर है, केंद्र की ताकत के तौर पर है, केंद्रीय जांच एजेंसियों के तौर पर है, जिले दर जिले बीजेपी की खड़ी होती इमारतों के तौर पर है। लेकिन एक बार फिर लौटिए, जब बीजेपी 1980 में बनी और 1984 में बीजेपी पहला चुनाव लड़ने जा रही थी, तो जिन जिन राज्यों का जिक्र कर रहे हैं वहां से जो नेता निकले उन्होंने ही बीजेपी को खड़ा किया। और 2024 आने से पहले जो बीजेपी की अंदरूनी स्थिति बतला रही है, उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति बड़ी साफ है। वो जान चुके हैं कि बीजेपी अंदर से खोखली हो चली है, क्योंकि बाहर से जो दिखाया जा रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, वह पूरा का पूरा 2024 की बिसात बिछाने के लिए है और अपनी छवि निखारने के लिए है। इससे हटकर बीजेपी के भीतर कुछ भी नहीं बच पा रहा है। तो टूट होना हो, घमासान तो मचेगा, शोर हंगामा तो मचेगा। येदियुरप्पा दरकिनार कर दिए गए तो कर्नाटक हार गए। हिमाचल प्रदेश के भीतर में नेताओं की फहरिस्त आपको अगर याद नहीं आ रही है तो एक क्षण के लिए आप याद कीजिए किस तरीके से वहां प्रेम कुमार धूमल हुआ करते थे, अनुराग ठाकुर के पिताजी। अभी भी राजनीतिक तौर पर उनका दिमाग 24 घंटे हर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर चलता है, लेकिन आपने उन्हें दरकिनार कर दिया। उत्तराखंड में खंडूरी और पोखरियाल का जिक्र हमने जानबूझकर किया, आप धामी को ले आए। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देख ले तो यह भी शायद बड़ी बात है। तो क्या इस दौर में हरियाणा में खट्टर, उत्तराखंड में धामी, कर्नाटक में बोमई, राजस्थान में वसुंधरा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, गुजरात में बिना आधार वाले नेताओं का पूरा जमघट, और इन सब से बुरी स्थिति तो आपने इस तरीके की गवर्नेंस दी और इस तरीके की राजनीति को साधा कि अपने ही साथ खड़े लोग आपसे बिफर पड़े। उसमें बिहार भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है। उद्धव ठाकरे हो, नीतीश कुमार हो या फिर सुखबीर बादल हो, तीनों आपके साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि जिस राजनीति पर आप चल रहे हैं उस राजनीति के आसरे जब बीजेपी ही अंदर से खोखली हो जाएगी तो इन छत्रपों को पूछेगा कौन, और ये छत्रप कितनी नाजुक स्थिति में होंगे यह बताएगा कौन। 3 अपने सबसे बेहतरीन सहयोगियों को उस राजनीति ने खोया जिस राजनीति ने डंके की चोट पर कहा सब कुछ हम ही तय करेंगे। और इस परिस्थिति में जब आप तेलंगाना और आंध्र के भीतर भी जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में आप एनटीआर परिवार के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। एनटीआर की बेटी पुंडेश्वरी आपकी अध्यक्ष बन गई हैं और आप डोरे डाल रहे हैं टीडीपी पर, चंद्रबाबू नायडू पर, जो एनटीआर के दामाद थे।
राजनीतिक तौर पर किसी भी राज्य को किसी भी तरीके से परखना शुरू करेंगे तो जब आपके हाथ में असम का जिक्र होगा तो वहां भी एक कांग्रेसी बैठा है, पुराना कांग्रेसी, जो करप्ट, जिन पर आरोप भी लगे थे। और अगर आप उत्तर पूर्वी राज्यों में सेवन सिस्टर में चले जाएंगे तो जो कुछ मणिपुर में हुआ है उसकी पूरी की पूरी गूंज पूरे नॉर्थ ईस्ट के भीतर है। तो जो आरएसएस अपने तौर पर दबाव, एक वक्त लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने डाला था जब 4 स्वयंसेवकों की हत्या हो गई थी नॉर्थ ईस्ट में। और तब उस वक्त गृह मंत्री ने कुछ भी नहीं किया था। उस वक्त दिल्ली में झंडेवालान में संघ के मुख्यालय में आडवाणी वहां पर चारों स्वयंसेवकों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। और गेट के पास ही, जो दरवाजे से घुसते ही बाईं तरफ जो हॉल है, वहीं पर चारों की तस्वीर लगा दी गई थी कि आडवाणी और अंदर ना जाए। इतना गुस्सा, आक्रोश आरएसएस के भीतर था क्योंकि वह नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा था। लेकिन उसकी राजनीतिक परिणति ऐसी होगी, जहां पर मुस्लिम नहीं है वहां गिरजाघरों और ईसाइयों को निशाने पर लिया जाए। सियासी तौर पर ऐसी सियासत ना तो यह विचारधारा है और ना ही यह एजेंडा है। राजनीतिक तौर पर शायद यह ऐसा खोखलापन है जिसने 9 बरस के भीतर वह सब कुछ उभार कर रख दिया जो गुजरात में उभर नहीं पाया 2002 के बाद। यह परिस्थिति इससे पहले बीजेपी की 1984 में बिल्कुल नहीं थी। उस समय के नेताओं की फहरिस्त अगर आप देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्या कतार थी नेताओं की। और फिर उसके बाद सोचेंगे मौजूदा वक्त में कौन है। सिर्फ इस बात का जिक्र बार बार किया जाता है कि पुराने नेताओं को नए लोगों के लिए रास्ता खोलना पड़ेगा। और यह जानते समझते हुए कि इस दौर में तमाम राज्यों में जहां बीजेपी शासन कर रही है वहां की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां डामाडोल है। कोई विजन नहीं है रोजगार कैसे दें, कोई विजन नहीं है कि लोगों की जिंदगी और उसकी जद्दोजहद में कैसे अब साथ भी खड़े हो पाए। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सिवाय अब साम दाम दंडभेद नहीं है। यह दरअसल तिकड़मों की राजनीति का दौर है। और शायद इसीलिए कांग्रेस पहली बार समझ गई कि दरअसल यह राजनीति ज्यादा वक्त तक चलेगी नहीं। राहुल गांधी ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस सरनेम को लेकर जिक्र है। और यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट कितना वक्त लेगा जिरा करने में, यह कोई भी सोच सकता है कि मिनट में लेगा या सेकंड्स में लेगा, घंटे तो नहीं बीतेंगे, यह तो फैक्ट है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी उस राजनीति को साधने चली जहां जम्मू कश्मीर के भीतर कोई ऐसा नेता नहीं जिसकी पकड़ हो। हिमाचल प्रदेश में नेता नहीं, वहां पर आपने गुलाम नबी आजाद को अपने तौर पर खड़ा किया। हिमाचल प्रदेश में नेता नहीं, उत्तराखंड में नहीं, पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी छोड़कर नहीं, जो आपका अपना पहले कभी नहीं था, बिहार में नहीं, झारखंड में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, उड़ीसा में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, गुजरात के भीतर भी सिर्फ आपके पास फौज है। अगर ये सारी परिस्थिति को एक क्षण के लिए परखते चले जाइए और एक एक चीज पर गौर कीजिए। राजनाथ सिंह क्या थे उत्तर प्रदेश में, और जब उसके बाद आप परखना शुरू करेंगे तो वो कौन सी स्थिति है जिसमें आरएसएस कैडर बंगाल में घुस रहा था, बजरंग दल से लेकर आरएसएस उड़ीसा में जाना चाह रहा था, तेलंगाना के बीच आदिवासी संघ और अपने तौर पर आरएसएस वहां पर धीरे धीरे इंटर कर रहा था, आंध्र प्रदेश में उसकी एंट्री हो रही थी। सब कुछ धरा का धरा उस राजनीति ने कर दिया जिस राजनीति ने मैसेज एक ही दिया, हम हैं तो बीजेपी है, हम हैं तो आरएसएस है। और शायद इसकी गूंज और इसकी आवाज अभी तक इसलिए नहीं सुनाई दी क्योंकि जो नेता चुनाव जिता देता है, और नेता चुनाव जिताए या ना जिताए, इस दौर में तो सब जगह हराया ही है, बावजूद इसके जो नेता चुनाव जिताता है और उसका जो प्रोपेगेंडा अपने तौर पर चलता है, उसके आगोश में बीजेपी भी सो गई है। आरएसएस के भीतर भी मदहोशी छाई हुई है और इसे पहली बार कांग्रेस ने पकड़ लिया है। वो जान गई है कि अब जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां पर मोदी का चेहरा या मोदी के भाषणों के आश्रय जनता साथ खड़ी नहीं होगी। आपको सिर्फ एक काम करना है कि वहां के स्थानीय मुद्दों को उठा देना है, और स्थानीय मुद्दे जैसे ही उठते हैं वहां पर स्थानीय तौर पर जो नेता होते हैं उनकी तरफ लोग देखने लगते हैं। और राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर तेलंगाना हो, इन तमाम जगहों पर बीजेपी स्थानीय मुद्दों के आश्रय खड़ी
हो नहीं सकती है, उसके पास दो ही शब्द होंगे, एक प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और दूसरा डबल इंजन। इन दो शब्दों के अलावे वो कुछ कह पाने की स्थिति में होगी नहीं। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है बीजेपी के भीतर जिसमें दिसंबर के बाद बीजेपी में क्या कुछ हो सकता है? यह सिर्फ एक संकेत मौजूदा वक्त में मिल रहे हैं और कांग्रेस इस बात को समझ रही है, इसलिए उसने खुले दिल से अब उस राजनीति को साधना शुरू कर दिया है जहां पे समूचे विपक्ष को एकजुट किया जाए, एक साथ किया जाए। भोजन का आमंत्रित है बेंगलोर में आकर साथ में बैठकर चिंतन करने की परिस्थिति है, लेकिन इसके ठीक समानांतर उस राजनीति को साधने की दिशा में भी है कि दरअसल जो वोट लोकसभा चुनाव या किसी भी चुनाव में किस नेता के साथ कहां पर खड़ा होता है, उसे साधने की कोशिश करने की जरूरत है। तो क्या भारत की राजनीति में बीजेपी का अस्त होने लगा है? क्या भारत की राजनीति में बीजेपी, जो सबसे बड़ी दुनिया के राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आई और जिसकी पॉलिटिकल फंडिंग इतनी ज्यादा हुई कि 1952 से लेकर मौजूदा वक्त तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने नोट गिनते चले जाएं, लेकिन वह भी कम पड़ जाएंगे जब बीजेपी के फंड को आप देखेंगे, उसकी संपत्तियों को देखेंगे, जिले जिले उसके बनते हुए हेडक्वार्टर को देखेंगे, तो बीजेपी को अब समझना होगा एक वक्त इस देश में सीपीआई ने भी हर जगह पे अपने दफ्तर बनाए थे, परवाना भवन खोले थे। कुछ उसी अंदाज में भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने जगह जगह पर अपनी इमारतें बनाई। सीपीआई आपको याद है राजनीतिक तौर पर सफल आज की तारीख में हो पाएगी? बीएमएस आपको याद है? क्या वाकई वह ट्रेड यूनियन के तौर पर कहीं उसकी मौजूदगी सफलता के साथ खड़ी नजर आएगी? जब नहीं नजर आएगी तो क्या पहली बार बीजेपी भी उसी कतार में शामिल हो चली है कि 24 के बाद कोई नाम लेवा ना रहेगा और दिसंबर के बाद बीजेपी के भीतर इतनी जबरदस्त तरीके से घमासान मचेगा जिसकी आवाज हिंदुस्तान की राजनीति में मौजूदा वक्त में शिखर पर बैठे हुए चेहरों को डिगा देगी और शायद डिगाने के साथ साथ उनको दरकिनार करने की परिस्थिति भी लाकर खड़ा तो नहीं कर देगी। यह सारी परिस्थिति इसलिए है क्योंकि राज्य दर राज्य जिस ताकत का अनुभव बीजेपी ने किया है, उस ताकत की कोई जमीन अपनी नहीं है। वो सारी जमीन प्रोपेगेंडा पर खड़ी है, वो सारी जमीन दिल्ली की ताकत पर खड़ी है। और किसी भी राज्य में किसी भी संगठन के भीतर जब उसकी मौजूदगी अपने वहां की परिस्थिति के साथ नहीं होती है तो वो कैसे हवा में झूलता है और नेता खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कुछ भी बोलेंगे तो फिर हाशिए पर ढकेल दिए जाएंगे। लेकिन ये खामोशी, इंतजार कीजिए, दिसंबर के बाद बड़ी तादाद में टूटने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।